हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है, आपको स्लाइड पे दिखेगा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। 700 रुपए की राशि रखी गई है, 7 नगद पुरस्कार देंगे। कोई भी प्रदर्शन करने वाले मॉडल, कोई भी प्रदर्शन करने के लिए या विज्ञान मेला लगा हो या कुछ भी, उसके लिए क्या कर रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने हैं और पूरी पूरी जितनी राशि है वो 700 रुपए रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, रुपए 20 कम है, ये कहना चाहता है कि पहले वाला जितना पुरस्कार था उसके अगले वाला पुरस्कार क्या हो, उससे 20 रुपए कम हो। सबसे पहला पुरस्कार सब जिसको मिलेगा उसको सबसे ज्यादा ही मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद 20 कम, फिर 20 कम, फिर और 20 कम। ये कुछ ऐसे लग नहीं रहा आपको समांतर श्रेणी की बात कर दी इसने, क्यों 20 का अंतर आता जाएगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। अब ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि सब पूरी की पूरी राशि 700 रुपए, इसका अर्थ है यहाँ पे S 7 दे रखा है क्योंकि 7 नगद पुरस्कार है। n का मान कितना हो गया, 7 हो गया, सीधा सीधा क्लियर हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पर कि n का मान 7 हो गया, 7 नगद पुरस्कार दे रहा है और बाकी 700 रुपए पूरी राशि रखी गई है। इसका अर्थ है S7 जो है, इसका योगफल S7 वो क्या है, 700 रुपए है। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से पुरस्कार से 20 कम है, इसका अर्थ है डिफरेंस जो दे रखा है आपको 20 दे रखा है। लेकिन हम नॉर्मली तरीके से पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है, x रुपए का मान लेते हैं। तो इस प्रकार फिर ऐसा माना, जैसे कि माना प्रथम पुरस्कार बराबर x रुपए का। अब आप ध्यान दें कि प्रथम पुरस्कार मतलब A1 जिसको हम बोलते हैं या A मानते हैं, यहां A1 लिख देता हूं, x आ गया। तो द्वितीय पुरस्कार कितना आएगा, द्वितीय पुरस्कार इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, ये A2 बनेगा और वो कितना आ गया, x में से 20 घटेगा। पता है ना आपको भी, पहले पुरस्कार जो पहला पुरस्कार होगा वो ज्यादा होगा, दूसरा पुरस्कार उससे कम होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से, इसी प्रकार A3 जो है सीधा लिख देते हैं, कितना आएगा, x माइनस 20 और माइनस 20, इसका अर्थ है x माइनस 40। अपने से पहले वाले पुरस्कार में से 20 और कम, x माइनस 20 मतलब 20 और कम, तो ये x माइनस 40 हो गया, ये A3 आ गया। इसी प्रकार आगे आते जाएंगे। और यहां पर अगर डिफरेंस की बात करें, सारा अंतर, ठीक है, सारा अंतर की हम बात करें तो वो इस तरीके से निकलेगा कि देखो दूसरा पद कितना है हमारे पास, x2 जो A2 है माइनस A1 है करेंगे, और A2 कितना है हमारे पास, x माइनस 20 और A1 कितना है, x ही है। तो x से x कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 20 किसका, माइनस का, ये तो d आ गया। और कुल पुरस्कार जो है हमारे पास वो है n होंगे, क्योंकि वो 7 पुरस्कार है। और कुल राशि, ये ध्यान देने वाली बात है, कुल राशि S7 होगा क्योंकि 7 ही पुरस्कार है, उनकी 700 रुपए राशि बन जाएगी, ये चीज बनी। अब देखो ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक ज्ञात करना है भी क्या है, प्रत्येक पुरस्कार कितने, किस विद्यार्थी को कितने रुपए मिलेंगे। SN वाला फॉर्मूले से बन जाएगा सीधा सीधा। देखो ट्राई करो, x का फॉर्मूला क्या, x से क्या SN के फॉर्मूले से x की वैल्यू आती है, मानो कि x का मान आ जाए ना, बाकी सब कुछ पड़ा है, देखो ठीक है, SN पड़ा है मतलब S7 पड़ा है, n का मान पड़ा है, d का मान पड़ा है, बस a का मान निकालना है। तो सीधा सीधा SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, SN बराबर कितना होता है, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहाँ पे a निकल गया ना, n पड़ा है, d पड़ा है, SN पड़ा है, a निकलते काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर SN कितना हमारे पास 700 और n कितना है हमारे पास 7 बटा 2 और 2a
दो ए मतलब 2 गुणा ए की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि x है पहला, इतना रुपए है, प्लस n फिर 7 माइनस 1 और d डिफरेंस कितना का है -20 है। ये गलती मत करें कहीं 20 को भूल जाए माइनस को भूल जाए, सीधा ही 20 लिख देंगे, तो 20 नहीं लिख सकते हैं, -20 है तो -20 जाएगा। नेक्स्ट अगर सोल्व करेंगे, देखो ये 7 इसके बटा में चला जाएगा 700 के, और 2 इसके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये थोड़ा खुला हो जाएगा, मतलब दरअसल इसके ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो 2x बनेगा और 7 में से 1 गया 6 गुणा 20। अब माइनस देखो, माइनस इधर है प्लस इधर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। इधर सोल्व करेंगे तो 700 7 बार चला जाएगा सीधा ही, और कितना बन गया 200 बन गया। 100 का 200 से 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2x बराबर 6 दूनी 12 120, ये 120 आ गया, ये इधर आके इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 200 माइनस सॉरी प्लस होगा, इधर आगे ये माइनस का इधर आगे प्लस होगा 120 बराबर 2x, तो ये 320 हो गया बराबर 2x। 2 का भाग देंगे 320 में इस तरीके से, तो x बराबर क्या आ गया, ये घटेगा तो 160 बार जाएगा बराबर x। तो पहली राशि हमारी कितनी आ गई 160 रुपए, और अगला मैं यहां पे काम कर देता हूं थोड़ा सा। तो पहला पुरस्कार कितना 160 रुपए, क्योंकि x है ना। दूसरा पुरस्कार 82, मैं सीधा 82 लिख दूं, इससे कम हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। इसी प्रकार सारे 7 पुरस्कार होंगे, और जो कि हम इस इधर लिख देते हैं, देखो देखो 160 रुपए इकाई लगा देंगे साथ में, कितने रुपए हैं क्या है, और उसके बाद 140 रुपए 2 हो गए, 120 रुपए 3 हो गए, इसके बाद 120 के बाद 100 रुपए हो गए, ये चार पद हो गए, मतलब 4 पुरस्कार हो गए, 4 लोगों को मिल गया। 100 के बाद 80 हो गए, 5 हो गया, फिर 60 हो गए, 6 हो गया, और ये 40 रुपए लास्ट 7वां। क्या 20 हो आएंगे लास्ट में आने के बाद? नहीं, 7 लोगों को ही पुरस्कार दिए जाते हैं। इनको जोड़ के भी देख लेंगे बाद में कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता कर लेंगे जोड़ के। चलो अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, 16वां क्वेश्चन आप दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो, और स्लाइड में अगर समस्या आ रही है तो एक बार पॉज करके क्या करना कि स्लाइड को लिख लेना। अभी मैं आपको स्लाइड पूरी दिखा देता हूँ, इसके ऊपर बोर्ड को पूरी पर, और क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। और इसी तरीके से 17वां क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जस्ट के जस्ट पूरा बोर्ड पे, और वो भी आप लिख लो अलग से आप पहले, ताकि आपको बाद में अच्छे समझ में, और ना लिखना चाहो तो ऊपर बोर्ड पे चले गई वो साथ साथ में, तो ठीक है। अब करते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन। अब ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, पूरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, और यहां से मेरे पास पेज है तो इसमें से मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ध्यान से देखना कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। देखो कोई भी प्रश्न होगा ना, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं होगी, बस एक थ्योरी लिखी होगी, लैंग्वेज लिखी होगी, भाषा लिखी होगी बड़ी सी, लेकिन आपको ऐसे अंदर देखेंगे ना उस प्रश्न के अंदर, या थोड़ा सोचकर उसके अंदर कोई काम करेंगे तो बहुत ही सरल लगेगी वो चीज। तो कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, ध्यान देना, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। भी जितनी कक्षा की संख्या है, मतलब पहली कक्षा तो पहले 1 पेड़ लगाएगा, 5वीं कक्षा तो 5 लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा पहली का फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब पहली का 1 पेड़, कक्षा दूसरी का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा तीसरी का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ये तो नॉर्मल बात है। चौथी का 4, इस तरीके से 5वीं का 6वीं का 7वीं का 7 अपने हिसाब से।
इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक इसके लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 तक स्कूल में होती है और वो इसमें चलती रहेगी। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ये खास बात हो गई। बी, पहली कक्षा के अंदर क्या है, ए बी और सी 3 भाग और होते हैं, वर्ग होते हैं। इस तरीके से पार्ट है, बड़ी बड़ी स्कूल्स में ऐसे चलता है। तो भाई इसमें 3 भाग है, तो क्या करते हैं, जैसे ये एक अनुभाग क्या एक लगाएगा तो एक एक और एक तीनों मिलके क्या कर देंगे, 3 पीरियड लगा देंगे। लेकिन सेकंड क्लास वाला एक अनुभाग को 2 लगाएगा, लेकिन ए बी और सी क्या करेंगे, दो दो लगाएंगे ऐसे तीनों, 2 4 6, ये तो 6 हो गया। इस तरीके से काम चलेगा। क्या अपन इसमें सीधा 1 में 3 का गुणा कर सकते थे और 2 में क्या कर सकते थे, सीधा 3 का गुणा कर सकते थे, 3 और 6 आता। इसी तरीके से 3 में 3 का कर दो बोले और आगे आते जाएंगे। 12 में 3 का करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लो भी ये 12 वाले क्लास, सारे क्लास 12 में 3 अनुभाग हैं। कौन सा, ए बी सी, इस तरीके से होते हैं। तो क्या कर देंगे, ये क्या कर लेंगे, 36 पेड़ लगाएंगे। हमें क्या करना आगे कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ लगाने। अब देखो पहले वाले 3 लगाए, फिर 6 लगाए, फिर आगे 3 थे 9 लगाए। इस तरीके से डैश 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 चलता चलता 12 वालों ने 36 लगाए। या तो ऐसे जोड़ने लग जाओ, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, समांतर श्रेणी ने हमें बहुत अच्छी चीज दे रखी है कि हम सीधा सीधा जोड़ेंगे एकदम बेस्ट तरीके से। और चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम लिखते हैं कि कक्षा प्रथम द्वारा तीनों प्रथम के, कक्षा प्रथम के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। अब देखो एक बात ध्यान देना, कक्षा 1 के कुल पेड़, कक्षा 2 के कुल पेड़, इस तरीके से ये बात बनी समांतर श्रेणी में जाएगी। कक्षा 1 के कुल पेड़ ए, फिर 2 के कुल पेड़ A2, फिर A3 के कुल पेड़ A3, इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर A लिख देता हूं या A1 लिख देता हूं, ये है हमारे पास A गुणा 3। आप समझ गए होंगे, एक अनुभाग 1 लगाएगा। इसी प्रकार के कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, 3 पार्ट है इस तरीके से A B C में। तो तीनों क्या कर देंगे, 3 पेड़ लगा देंगे। चलो अपन आगे बात करते हैं। इसी तरीके से ये सेम इसी प्रकार कक्षा 2 वाले, कक्षा सेकंड वाले कितने लगाएंगे, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, ये A2 मान लो। और इसी तरीके से A3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 और 9। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, A1 आपके पास आ गया 3, A2 आपके पास आ गया 6, A3 आपके पास आ गया 9 और कक्षा 12 वाले A12 होंगे, तो 12 की है 36। बस ये हम आपको समझ में आ रहा है। कक्षा 12 में 12 पेड़ तो एक अनुभाग लगेगा और इसी प्रकार से 12, 12 और 12 तीनों अनुभाग ए बी सी, वर्ग ए बी सी होते हैं ना, सेक्शन बोलते हैं जिसको ए बी सी, है ना। अपनी कॉपी में लिखा होता है आगे सेक्शन कौन सा है। तो अपने स्कूल में कई बार किसी के सेक्शन होते नहीं है तो वो टीचर से पूछता है सर ये सेक्शन का मतलब क्या, तो टीचर बताता है कि वर्ग होता है इसका मतलब। वर्ग मतलब आपकी क्लासेस में डिवाइडेशन, जैसे अब एक क्लास में स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हमें तो 30-35 स्टूडेंट रहने चाहिए हाईएस्ट। इससे ज्यादा स्टूडेंट अच्छे नहीं लगते क्लास में या क्लास में समझ में नहीं आता, इसलिए अलग अलग वर्ग बांटे होते हैं, अलग अलग सेक्शन बना दिए कि उसी क्लास के ही कुछ विद्यार्थी एक अलग वर्ग में बैठे हैं, जैसे ए और बी और सी में, इस तरीके से, है ना। तो उस तरीके से ए वाले ने ये 12 लगाए, बी वालों ने 12 लगाए और सी वालों ने 12 लगाए, तो टोटल मिल गए इन्होंने 12वीं क्लास वालों ने 36 लगा दिए। हालांकि सभी क्लासों में लगाए, यहाँ पर सिर्फ सीधा 12। ए 12 क्यों लिया, क्योंकि 12वीं क्लास तक बात चल रही है। अब बात ये आ रही है कि हमें बताना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। कुल के लिए देखो, कुल के लिए सीधा सीधा बात आ गई, कुल के लिए SN मांग रहा है, बस समझ में आ गई ना, SN मांग रहा है। अब अपन क्या काम करेंगे, SN में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो चीज यहाँ पे ले लेते हैं। पहले तो A चाहिए, SN में तो A पड़ा है और AN भी पड़ा, देखो यहाँ पे, और N भी पड़ा है। जब
n भी 12 पड़ा है, क्या d की जरूरत पड़ेगी? d निकालने को निकाल सकते हैं अपन यहां से, लेकिन d की जरूरत ही नहीं है। जब a n पड़ा है ना लास्ट वाला, तो वह सीधा सीधा लगा देंगे s n n बटा 2 a प्लस a n, बस ये काम कर सकते हैं। या l लिख दें इसकी जगह, तो यहाँ पे भी l शो करेंगे, ठीक है। एस एन अब की बार हमें पता नहीं है, तो सीधा सीधा एस एन, और n कितना है 12, n यहाँ पे एक बार लगा दें 12, क्योंकि 12 पद, मतलब 12 ही इसी तरीके से पद बनेंगे। प्रत्येक अक्षर का एक पद बन गया, 12 अक्षर का पद बनते जाएंगे। कहीं प्रत्येक अक्षर का एक पद मान ले, और सॉरी 3-3 पद मान ले चलते ही, तो वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर समांतर श्रेणी बनेगी नहीं। यहाँ पे इनके बीच में अंतर देख लेना रेगुलर, वो अंतर सही चलता रहेगा, आगे और निकालते जाए बोले। तो यहाँ पे 12 S 12 बटा 2, a कितना है हमारे पास 3, और a n कितना है हमारे पास 12, सॉरी a n हमारे पास 36 है। और ये कट गया, इससे 12 से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, तो ये 6 आ गया, और 36 और 3 39 हो गया। 39 का 6 से गुना करें 9, 6 9 54 का 4 असल 5 और 6 18 और 5 23, 234 क्या, जो 234 कुल पेड़ लगा दिए उन्होंने। अतः लिख देंगे कि कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना समझ में नहीं आए तो। और अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 18वां क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन 18 आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्क्रीन पे एकदम, तो इसको लिख लो या तो, और क्योंकि ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो करते हैं। कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.0 सेमी, सॉरी 1.5 सेमी, 2.0 सेमी, डैश 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 वाले उत्तरोत्तर, उसके बाद आते बार बार आते थे इस तरीके से अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अब ये मैं बना दूंगा आपको, वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आकृति भी दे रखी है, जब भी क्वेश्चन आएगा टेस्ट में आकृति दी जाएगी। तो एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? इस सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है कि 13 क्रमागत अर्धवर्त बन गए। अब बात ये है कि n बराबर, तो आपको सीधा से पता चल गया भाई क्या हो गया 13, और मान क्या रहा है कुल लंबाई, मतलब s 13 मांग रहा है, s 13 मांग रहा है, ठीक है ना। 13 कुल अर्धवर्तों की संख्या है, इसका अर्थ है ये 13 पद है, n बराबर 13 हो गया। और आप जो ये कुल लंबाई मांग रहा है, इसका अर्थ है s 13 मांग रहा है, तो ये बहुत ही सरल हो गया। अब भी देखो, पहली त्रिज्या 0.5 सेमी, दूसरी त्रिज्या 1.0 सेमी, तीसरी त्रिज्या 1.5 सेमी, इस तरीके से डैश डैश आगे आगे क्या 0.5 का डिफरेंस चलता रहा है। तो इसका अर्थ है यहाँ पे भी ये समांतर श्रेणी बन रही है, लेकिन हम इस समांतर श्रेणी को सीधा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये बोल रहा है कि अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, और 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई पूछ रहा है। सर्पिल की लंबाई पूछ रहा है, इसका अर्थ अलग निकलता है। अभी अपन पहले डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है वो मैं उधर समझा देता हूं आपको, फिर किस तरीके से इसकी लंबाई निकल रही है, क्या निकलेगा। क्या ये लंबाई है? ये तो त्रिज्याएं है, नहीं, ये तो लंबाई तो नहीं है। 0.5 और 1.0 ये लंबाई नहीं है, ठीक है। लंबाई वो अलग आएगी, वो भी देखो निकालते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम बात यूं कर लेते हैं, इधर या उस साइड ही बना लेते हैं, दरअसल अपने पास ही। तो ये करते हैं कि क्या कह रहा है कि सबसे पहले त्रिज्याओं 0.5, या इधर बनाते हैं जिससे क्या है कि आपको दिखता रहेगा। सबसे पहले क्या कि त्रिज्या 0.5 ए और बी को लेते हुए, केंद्रों को क्या लेना है, ए और बी लेना है। तो एक काम करते हैं, ए केंद्र को मानते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इस पे क्या करते हैं 0.5 त्रिज्या लेनी है। ये 0.5 मान लेते हैं, हमें अपना ऐसे मान के नहीं लिखना, पक्का लिखना नहीं है, करना नहीं है, क्योंकि रचना तो वाला तो लेसन नहीं है, तो हम तो सिर्फ रफली करेंगे। ये बी मान लो एक तरीके से,
यहां पर बी है इस पॉइंट पे, या इसके नीचे लिख दूं बी। सबसे पहले क्या करना है कि 0.5 त्रिज्या लेनी है, तो ये 0.5 और इसके बाद क्या बनाना है, अर्धवर्त बनाना है। बोला इसने क्या करना है, 0.5 त्रिज्या उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर। देखो यहाँ पे 0.5 का मैंने क्या कर लिया, अर्धवर्त खींच लिया। इसके बाद इसको एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ये तो अर्धवर्त हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना है, अगला जो करेंगे ना उसके बाद बी को केंद्र लेना है। एक अर्धवर्त बन गया, अब बी को केंद्र लेंगे, इस बी को। और त्रिज्या कितनी लेनी है, त्रिज्या लेनी है 1.0 सेमी। त्रिज्या लेनी है पूरी 0.5 ही है, 0.5 ही है तो टोटल 1 सेमी होगी। तो ये लेनी है, इस तरीके से बन गया, बहुत सरल है। तो ये पूरी 1 सेमी त्रिज्या का वर्त बन गया और अर्धवर्त ही बनाना है, इसने बोल रखा है, बहुत सरल है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके बाद 1.5 सेमी का लेना है। क्या लेना है, 1.5 सेमी का अर्धवर्त लेना है। तो 1.5 सेमी त्रिज्या लेनी है। तो देखो यहां पर पहले केंद्र ए माना, अब केंद्र बी, फिर केंद्र ए, फिर बी। ए बी के फॉर्म में चलता जाएगा इस तरीके से। इसने बोला है केंद्र ए और बी को लेते हुए, ए से प्रारंभ करना है और ए बी को लेते हुए बार बार इस तरीके से लेना है। अब की बार बी तो ले लिया, अब की बार ए लेना है। और त्रिज्या कितनी लेनी है, त्रिज्या लेनी है 1.5 सेमी। तो त्रिज्या 1.5 सेमी लेंगे। देखो यहां से शुरू करेंगे, देखो इसके बाद चलता है उत्तरोत्तर चलने वाली बात है ना, तो लगातार उसी बात, वरना यहीं से मान लेता, कहीं से अपनी मर्जी से मान लेते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आधा आधा अर्धवर्त खींचना है, लेकिन लगातार चलता है ना, तो सर्किल की लंबाई याद करनी है। एक तरीके से रस्सी पड़ी है इस तरीके से गोल घुमाई हुई। तो 1 से 1.5 मतलब पूरी, देखो यहां से ये तो 1 थी, पूरी इतनी लंबाई 1 थी, 1 सेमी की, और ये 0.5 सेमी की। तो ये 1 सेमी और ये 0.5 सेमी, इसका अर्थ है 1.5 सेमी आ गई पूरी। तो इसका अगर यहां से इस तरीके से खींचे, ये क्या बन गया, 1.5 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवर्त बन गया। और इसी प्रकार के 2 सेमी वाला किसको माने, अब की बार ए को माने, बी को मानना पड़ेगा केंद्र। तो ये देखो यहाँ पे इतनी 1 थी और फिर इतनी क्या होगी, फिर 1 बन गई। क्यों, क्योंकि ये भी 1 थी ना, इतना डिफरेंस है, ये और ये डिफरेंस एक जैसा ही है। तो ये इस तरीके से काम जा रहा है, आगे चलता रहेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये 13 अर्धवर्त जाएंगे, हम आगे बार बार बनाएंगे नहीं। आपको रफ कॉपी में बनाना हो तो सीधा बस गोल चक्कर काट दो ऐसे फटाफट, और सीधा ए और बी लिख दो, बीच में उसको ए को केंद्र मान दो, ए को स्टार्टिंग पे यहाँ पे बीच में ए मान दो और दूसरे को एक यहाँ पे ए और दूसरे के बी मान दो, बस इतना ही काम करना है। अब अपन क्या करते हैं कि हमें देखो यहाँ पर पता कैसे चलेगा भी इस सर्किल की लंबाई कितनी है। हमें तो यहाँ पे देखो इसकी लंबाई याद करनी है, हमें इन चीजों की लंबाई याद करनी है। तो जब हम इन चीजों की लंबाई याद करेंगे तो हमें तो ये त्रिज्या दे रखी है, क्या हम त्रिज्या से ये लंबाई याद कर सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये है अर्धवर्त और वर्त की परिधि बनती है यहाँ पर, तो ये अर्धवर्त की परिधि होती है। देखो पूरे वर्त की परिधि 2 पाई आर, पूरे वर्त की परिधि 2 पाई आर आप सभी जानते हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है इस चीज को। लेकिन आधे वर्त की परिधि क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, तो ये बचेगी सिर्फ पाई आर। पाई आर क्या हो जाएगी, आधे वर्त की परिधि हो जाएगी। इसका अर्थ है कि इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये पाई आर, इसकी लंबाई भी इसी तरीके से, ये पाई आर, R1 है दरअसल, R1 का अर्थ रेडियस, त्रिज्या 1, और ये L से लिखते हैं परिधि को, तो ये L क्या हो जाएगी पहली, फिर दूसरी L2, फिर तीसरी L3, इस तरह से आगे चलता जाएगा। हम एक समांतर श्रेणी का मान याद कर ले। तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो पाई बराबर 22/7 भी दे रखा है, लेकिन हम एक बार 22/7 लेंगे नहीं, वो बाद में लास्ट में ले लेंगे ताकि इसकी लंबाई याद करनी पड़ेगी तब। तो यहां पर मैं काम करता हूं कि यहां पे पहले अर्धवर्त के लिए मानते हैं, पहले अर्धवर्त की त्रिज्या किस तरीके से दे रखी है, 0.5 दे रखी है, सॉरी 0.5 दे रखी है पहले अर्धवर्त की त्रिज्या, और वो भी सेमी में। तो अर्ध परिधि कितनी हो जाएगी, पाई गुणा 0.5, चूंकि क्या लिख देंगे
वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है ना, याद कर लेना, ये पिछली क्लासों में आपने बताया। ये क्या आ गया? 0.5 आ गया, इसका अर्थ है 0.5 पाई। इसी प्रकार 1 सेमी वाले वर्त, सॉरी अर्धवर्त की परिधि तो भी 1 पाई हो जाएगी। तो ये क्या था? A1 था, मतलब ये पहली परिधि आई, फिर ये A2 आ गया, ये पहली परिधि इतनी थी, फिर ये दूसरी परिधि इतनी थी, ये A2 आ गया, अलग अलग आएगी तीनों, फिर ये A3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये इसी प्रकार लिख लिया आपने, एक बार दोबारा और लिख दें, बस A3 लिख दें सीधा यहाँ पे, तो 1.5 पाई लिख दें बस यहाँ पर। देखो ये चीज बन गई 0.5, 1 पाई, 0.5 पाई, 1 पाई और 1.5 पाई। ये तो एक तरीके से अनुक्रम बन गया। और अपन क्या करते हैं, अंतिम अर्धवर्त मतलब क्या? A13 सही है, क्योंकि 13 तक लेना है का परिमाप, परिधि, अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी? ये दरअसल अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मिलता तो हम सीधे सीधे डिसाइड कर लेते। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, लेकिन हम सीधा काम करते हैं। यहां से हमारे पास A मिल गया, ठीक है, यहां से हमारे पास D मिल जाएगा अभी, और यहां से ही हमें क्या मिल जाएगा? N का मान मिल जाएगा। कुल अर्धवर्तों की संख्या कितनी है? कुल अर्धवर्तों की संख्या N बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। और D कैसे निकलेगा? सारवंतर, समांतर श्रेणी काम करना पड़ेगा, तो सारवंतर कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, ये D है, मैंने लिख लिया सारवंतर D, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? A2 देखो ये रहा 1 पाई, या सीधा पाई लिख दो, क्यों 1 पाई लिखें, एक ही बात है। और माइनस करना है 0.5 पाई, तो देखो ये आधी पाई है और ये पाई है, तो आधी पाई में से पाई जाएगा तो ये 0.5 पाई बचेगा। 1 पाई में से आधी पाई निकलेगी तो आधी पाई बचेगी, ठीक है। या तो इसको पाई बटा 2 लिख दो या 0.5 पाई लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इतना लिखेंगे। अब अपन क्या काम करते हैं कि कुल लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं अर्धवर्तों की कुल लंबाई S एंड में होती है, देखो n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। अंतिम पद निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास n पड़ा है, a पड़ा है और d पड़ा है, देन हम सीधा सीधा काम कर लेंगे। S 13 निकाल लेना ध्यान देना, और n कितना है? 13 बटा 2, 2 गुणा a कितना है? 0.5 पाई, देखो a कितना? 0.5 पाई प्लस n फिर 13 माइनस 1 और d कितना है? 0.5 पाई, 0.5 पाई। ध्यान से समझें, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो भाई आगे करते हैं। देखो S 13 बटा 2, तो ये आ गया इधर। एक काम देखो यहाँ पे 0.5 पाई इसके पास ही, 0.5 पाई इस टोटल के पास, तो दोनों में से 0.5 पाई अगर एक बार कॉमन ले लें तो थोड़ा काम सरल हो जाएगा। अंदर सिर्फ यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 13 में से 1 गया 12, थोड़ा सा काम सरल हो जाएगा और फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। जो भी है इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको 13 बटा 2, यहां पर देखो 0.5 होता है, वो क्या होता है? 1 बटा 2 होता है, ठीक है। या इसके बटा में 5 के बटा में सीधा 10 भी लगा सकते हो आप, तो क्या होगा? जैसे पॉइंट हटाया यहाँ पे सीधा 10 लगा दिया, और पाई और गुणा में पाई की जगह मान देखो आपको दे रखा है। अब उसको कैलकुलेशन करनी ना, सॉल्यूशन करना है ना इसका अंत में,
तो पाई जो है 22/7 जो दे रखी है वो लगा देंगे, चुंकी में लिख देंगे चुंकी पाई बराबर 22/7 और इधर 12 और 2 ये 14। ठीक है, ये देखो 7 दूनी 14 कट गया और ये 2 से फिर 2 कट गया, 16 करेंगे 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 2 से इस 22 को काट देंगे 11 बार। देखो ध्यान से देख लेना, इस चीज को दोबारा देख लेना मैंने कहां किस तरीके से काटा है। बच्चा सिर्फ 13 ये वाला और 11 ये वाला, 11 और 13 गुणा करेंगे 11 दिए 33 का 3 और 11 एकम 11 और 3 14। इस तरीके से ये इसकी 143 सेमी आ जाएगी और ये आंसर है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन दोबारा चेक करना, कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए तो आप चेक करना इसको और कमेंट में देते हैं हाथों हाथ कि क्या प्रॉब्लम लग रही है, कहां से कोई सी चीज समझ में नहीं आई तो मैं अगली वीडियो में आपको फटाफट दूंगा, नहीं तो जब भी आप कमेंट करोगे तो मैं आप इस चीज को गौर करूंगा और आपको उस कहीं कहीं ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा या कमेंट के अंदर उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा भी ये चीज मैटर इस तरीके से बना। ठीक है, और अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और अपन क्या करते हैं कि पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। इसका अर्थ है हर पंक्ति में एक एक लट्ठा कम हो जाएगा। वो तो आपने कभी नहीं सुना क्या, ऐसे कोई गिलास रखते हैं, पहले ऐसे गिलास रखा, नीचे वाला गिलास इस तरीके से उल्टे गिलास रखा करते हैं ना अपना घर पे, इस तरीके से नीचे इस तरीके से, फिर इस तरीके से गिलास रखा करते थे, याद हो तो आपको। फिर अगला गिलास क्या करते थे, इसके ऊपर रखा करते थे ऐसे, और फिर अगला गिलास इसके ऊपर इस तरीके से रखा करते थे। फिर लास्ट वाला गिलास क्या रह जाता, एक ही गिलास रह जाता लास्ट में, एक के बाद एक कम होता जाता गिलास। ये आपने बहुत बार कर रखा होगा घर पे और इधर उधर से। और इस तरीके से हमें क्या लट्ठे रखने, लट्ठे मतलब लकड़ी के लट्ठे होते हैं जो कि इस तरीके से सेट करने, और नीचे एक फोटो भी दे रखी है इस लट्टों की। आगे आगे क्या करता है, एक कम कर देता है और आकृति 5 दिखाई रखी है। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहां पर देखो 200 लट्ठे कुल लट्ठों की संख्या है, इसका अर्थ है SN कुल लट्ठों की संख्या दे रखी है। पहली पंक्ति में 20 फिर 19, मतलब A दे रखा है 20 फिर 19, क्या A2 दे रखा है, A3 दे रखा है 18। इस तरीके से डिफरेंस जो आएगा आपके पास एक आएगा। और आपको देखो यहाँ पर N का मान निकालना है, तो क्योंकि N मतलब कुल लट्ठों की संख्या कितनी पंक्ति में, सॉरी इसकी कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, इस तरीके से N का मान निकालना है और फिर AN का भी मान निकालना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दोबारा आप बोर्ड पे देख सकते हो एक बार। तो सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में रखा जाता है। तो पहली पंक्ति में कुल लट्ठों की संख्या लिखो। सबसे पहले कुल लट्ठों की संख्या या लट्ठों की कुल संख्या की बात है 200, या इसके अंदर लिख दें SN, हमारे पास 200 देते हैं। तो आगे करते हैं कि पहली पंक्ति में अर्थात A बराबर 20, फिर A2 बराबर 19, A3 बराबर कितना हो जाएगा 18, तो D बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा -1 का अंतर रहेगा यहाँ पे डिफरेंस। और अब क्या करना है, देखो ये हमें निकालना है AN अंतिम पंक्ति में AN होंगे, तो AN हमें पता करना है, एक N का मान पता करना है। तो देखो AN कितना हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 और D हो जाएगा। यहां पर A है कितना हमारे पास, A हमारे पास देखो कितना है 20 प्लस N हमें पता ही नहीं कितना है, N माइनस 1 और D पता है -1 है। अब -1 का जैसे ही अंदर करेंगे 20 और देखो -N और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 21 माइनस N हो जाएगा AN का मान। ठीक है,
अब हमें निकालना, देखो Sn की बात कर रहे हैं तो Sn कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, तो Sn बराबर आपको दे रखा है 200। Sn होता क्या है, n बटा 2 गुणा में 2a गुणा प्लस an होता है। अब मैंने सिर्फ an इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू बड़ी है, या तो हम पूरा वेक्टर 2a नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ a ही होता है, या तो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं उससे अलग सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन an वाला क्या करते हैं, सीधा सीधा मान रख देते हैं। तो यहां पर n बटा 2, a कितना है हमारे पास 20, an कितना है हमारे पास 21 माइनस n है, और ये 200, इसमें से ये घटाएंगे तो देखो ये 200 उधर जाएगा, ये 400 बन जाएगा 2 तो, और n ये 20 और 21 40 हो जाएगा, और माइनस n, और ये दो उधर जाके गुणा में हो जाएगा 400 बना लेगा। सरल प्रश्न है, वैसे हार्ड नहीं कुछ ये। n का अंदर गुणा करेंगे तो ये तो 41 n आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर बराबर 400। अब अपन क्या काम करते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 41n, ये प्लस हो गया और ये भी माइनस होगा, अर्थात हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। अब इस 400 को इधर ले आएंगे, देखो पहले n स्क्वायर फिर माइनस 41n और 400 इधर आके प्लस का हो जाएगा 400 और बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आप इसको बधेश त्रिघाचार्य सूत्र से कर लो, चाहे हम गुणनखंड विधि से कर लें, आपको दोनों विधि इस प्रश्नावली में समझा रखी है, और जो इसकी द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली करेंगे उसमें भी अच्छे से समझा देंगे। तब तक आप इंतजार थोड़ी नहीं करोगे, इसलिए लेकिन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने समझा रखी है, उस लेस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, तो अभी वो कर लेते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसकी फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जिसमें क्या आ जाए कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, पूरा पूरा 400 आ जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, अभी देखो 20 का गुणा 20 से करें ना तो आता है 400, लेकिन 20 और 20 40 नहीं होते, ठीक है। 20 से गुणा 20 से करें तो 400 आता है, लेकिन 20 और 20 40 नहीं होते, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इस तरीके से और करके देखते हैं, 25 और 15 का करके देख लेते हैं। 25 और 15 कितने होते हैं, 25 और 15 40 ही होते हैं ये तो, लेकिन करके देखते हैं 15 75, ये तो 400 नहीं आएगा। 16 करके देखते हैं, 25 और 16 530 और ये 3, और इस तरीके से मतलब दरअसल ये हो जाएगा 25 और 16 का। आप ट्राई करना, लेकिन इस तरीके से पहले एस से गुणा करके देखो कि जिससे नजदीक जाए, फिर उनके इधर से कम कर दो, इधर से ज्यादा कर दो, इधर कम कर दो। हम ट्राई करते रहेंगे कि 400 कब आ जाए, उनका जोड़ या घटाव टोटल ये बनना चाहिए इधर वाला। यहां पर देखो n स्क्वायर और यहां पर माइनस 25n या 16n लिख दूं मैं, और फिर माइनस, क्योंकि दोनों ही माइनस के होंगे तभी माइनस और माइनस वाले गुणा होके 400 प्लस का बनाएंगे, और साथ ही साथ ये माइनस माइनस वाले जुड़ दड़ा के आप ही 41 बना लेंगे। 25n और प्लस 400 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इधर में से n कॉमन लेते हैं, यही क्या करते हैं, इसमें से n बचा, यहां पर 16 बचा, और इसमें से माइनस का क्या करते हैं 25 कॉमन लेते हैं, तो अंदर n माइनस 16 बचेगा। ये आप ट्राई करके देखना। तो एक बन गया यहां पर, एक तो बन गया यहां पर n माइनस 16, इधर से कॉमन ले लिया हमने, और एक तो n माइनस 16 कॉमन ले लिया, और एक n माइनस 25 बचा अंदर, n माइनस 25 बचा अंदर। देखो यहां से n माइनस 16 n माइनस 16 कॉमन लिया, तो यहां पर n बचा और यहां पर माइनस का 25 बचा, और बराबर में 0 तो है ही। अब पता नहीं ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, हम तो दोनों की 0 के बराबर रख लेते हैं। n बराबर 16 और n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीके से जैसे इसको 0 के बराबर रखा है, ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखा है, ये 16 उधर जाके क्या किसका प्लस का हो जाएगा। देखो एक बात सुनो कि कभी n माइनस का आ जाया करता था या पूरा पूरा नहीं आता था, तब तो हम क्या करते थे कि मान लेते थे कि ये तो असंभव है। अब क्या करें, अब ये करना है कि सीधा n में मान रख के देखना है, फिर चेक करेंगे भी ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता। तो n बराबर 16 से, या ये समीकरण 1 मान ले, तो n बराबर 16 समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक ये हमारी वाली समीकरण एक, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 16। 21 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे 5। और एक बार और कर लेते हैं, देखते हैं कि वो भी सही हो सकता है क्या। तो n बराबर 25 समीकरण एक में रखने पर, तो an बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 25, ये तो माइनस का 4 आ गया जो कि क्या है असंभव। सीधा लिख देंगे कि an का मान, अंतिम पद का मान -0, देखो 0 आ सकता है इसमें लट्ठों की संख्या है ना। अगर वैसे मैटर होता अलग समांतर श्रेणी चलती तो माइनस में समांतर श्रेणियां हुआ करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। यहाँ पे लट्ठों की संख्या है ना, लट्ठों की संख्या, क्या कभी लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या? लट्ठों की संख्या तो या तो 0 हो सकती है, तो वो अंतिम पद होगी नहीं, अंतिम पंक्ति रहेगी नहीं, उसकी अंतिम से अगली वाली पंक्ति होगी वो। लेकिन अगर लट्ठों की संख्या क्या आ रही है, कुछ आ रही है, तब तक वो अंतिम पंक्ति होगी। अंतिम पंक्ति के बाद तो पंक्ति रहेगी नहीं, है ना, वो इसके पंक्ति में नहीं आएगा, तो ये तो असंभव हो गया। अतः अंतिम पंक्ति A5 में, A5 रहेगा। देखो यहाँ पे ये वाला संतुष्ट कर रहा है हमें, सॉरी A16 में 16वीं पंक्ति है और उसमें 5 लट्ठे होंगे, बस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। अब अपन कर लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 20वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक आलू दौड़ में, कभी सुनी नहीं ना, लेकिन आज सुन ली। अब देखना इतनी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। स्टार्टिंग पे मान लेते हैं इधर बाल्टी रख दी, ये इस तरीके से बाल्टी, ये इसका कुंडिया, ठीक है, यहां बाल्टी रख दी स्टार्टिंग में एक प्रारंभिक स्थान पर। पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, ये पहला आलू इधर पड़ा है, इधर पहला आलू, और ये दूरी 5 मीटर है, ठीक है, तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इसके बाद ये आलू जी है, ठीक है, इसके बाद इनके दूसरे आलू के बीच में 3 मीटर की दूरी है, इस दूसरे आलू जी के बीच में, ठीक है, ये भी आलू जी है, ये आलू जी A1 आलू जी है, ये A2 आलू जी है। इस रेखा पर धीरे धीरे क्या गया, वैसे इस तरीके से 10 आलू रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम 10 रख तो नहीं सकते, लेकिन अपन क्या मानते हैं, ये 3 इस तरीके से A10 तक जाएगा, इस तरीके से A10 तक जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि ये आपको फोटो भी दिख रही है, उधर इधर लड़की भाग रही है इस पे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उठाया, यहां से चलेगा, भागा, दौड़ा, उठाया और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, ये भागकर वापस बाल्टी में डाली। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे भी उठाकर बाल्टी में डालती है, वह ऐसा करती है, तीसरा आलू उठाया फिर भागा। ये क्या कर रहे हो, ऐसे करना, इसको क्या बता दो सही से, अपने क्या ठगी कर लेना, यहाँ पे दूसरा उठा, ये तीसरा, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम है पूरा का पूरा, ऐसा गेम के अंदर नियम बना हुआ है कि पहले बाल्टी से चली, उठाया आलू, डाला बाल्टी में, फिर वापस चलेगी, फिर उठाया आलू, बाल्टी में डाला, फिर वापस चलेगी, इस तरीके से चलना ही पड़ेगा इसको। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह तब तक करती है, ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। और सभी आलू कब बाल्टी में आएंगे, जब आलू 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। इसके अर्थ है कुल पदों की संख्या 10 है, ठीक है, कुल पदों की संख्या यहाँ पर समांतर श्रेणी जो बनेगी उसमें 10 है, कुल आलुओं की संख्या 10 है ना। तो अब यहाँ पर वो आलुओं की संख्या उस तरीके से मत मान लेना कि लट्ठों की संख्या 200 थी तो उसको n कैसे मान लिया, नहीं, लट्ठों की संख्या 200 थी, उनको वो कुल संख्या थी लट्ठों की, और उनको जो जा रहे थे एक ऐसे लगा रहे थे इस एक पंक्तियों में, वो अलग सिस्टम बनता है। जैसे एक पंक्ति में काफी लट्ठे आ जाते थे, यहाँ पर एक पंक्ति में एक बार में सिर्फ एक ही आलू जा रहा है, एक बार में अगर ज्यादा आलू जाते हैं,
एक बार में 2-3 आलू जाते हैं तो फिर अपन मान लेते हैं कि 10 आलू में कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से। एक बार में सिर्फ एक ही आलू जा रहा है, इसलिए टोटल काम होंगे 10 बार भागना पड़ेगा उसको। सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाए तो मतलब 10 बार भागना पड़ेगा, 10 आलू तक लेके जाना पड़ेगा। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। गजब बात ये है, कुल दूरी पता करनी है। क्या करनी है? कुल दूरी पता करनी है। तो दूरी इसकी क्या रहेगी, मेनली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो पहली दूरी यहां पर से लड़की भागी और यहां तक पहुंची, 5 मीटर तय कर ली उसने दूरी। वापिस लड़की भागी 5 मीटर और दूरी तय कर ली। इसका अर्थ एक बार के लिए, पहली बार के लिए लड़की ने 10 मीटर दूरी तय कर ली। 5 गुना 2 10 मीटर दूरी तय कर ली। अब तो वो तो पहले आलू के लिए, इसका मान लेते हैं A1 है ये। A2 कितना निकलेगा? पहले से लेकर यहां तक बाकी 5 और 3 8 मीटर भागी, 8 और फिर 8 भी वापिस भागी तो 16 मीटर हो गया ये। तो इस तरीके से A3 कितना हो जाएगा, फिर 3 8 5 और 3 8 और 3 11 11 और 11 22 मीटर हो जाएगा। क्या डिफरेंस रहा? 6 का डिफरेंस रहा। हर बार 6 का अंतर आ रहा है। इसका अर्थ है आपको अच्छा लग रहा होगा, समांतर श्रेणी बन गई। तो कुल कितनी दूरी दौड़ेगी? तो S 10 ज्ञात करना है, क्योंकि 10 पदों तक है। S हमें 10 ज्ञात करना है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नीचे संकेत भी लिख रहे हैं आपको। बोर्ड में या मेन एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको संकेत मिले, फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं और आपको इससे कुछ फायदा मिले। तो पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ेगी दूरी, ये नॉर्मल सी इस तरीके से लिखी हुई है। अपन करते हैं इसको स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि वो डायग्राम आपको दिख रहा है कि वो लड़की भाग रही है बाल्टी की ओर, बाल्टी से आलू की ओर। तो इस तरीके से काम हो रहा है, आलू उठा के बाल्टी में डाल रही है। टोटल 10 के 10 आलू डाल देगी, दूरी तय करनी है कुल। तो पहले आलू के लिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहां पर मैं A1 मान लू एक बार, तो 2 गुना 5 हो जाएगी। देखो यहां से इतनी दूरी तय की पहले उसने, तो 5 मीटर तो लगी। वापिस आ गया, उसने डाल लिया ये आलू इसके अंदर, तो कितना हो गया? 5 गुनी 10 हो गया, तो 10 मीटर हो गया। इसी प्रकार A2 कितना हो जाएगा? देखो 5 + 3, क्यों? क्योंकि 5 और 3 ये, और दुगुना दोबारा वापिस आएगी तो 2 गुना कर देता हूं वहां भी इस तरीके से। 5 और 3 8 गुना 2 और 16। A2 मतलब दूसरा आलू, और A3 इसी तरीके से तीसरा आलू। तो दूरी तो 2 गुना ही रही गई है, 3 गुना मत कर देना। लेकिन 5 + 3 + 3 और होगा, तो ये बनेगा 2 गुना 11, 11 गुना 22 हो जाएगा। और ये इतना सरल बनेगा। चलो अपन करते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से यहां पर 3 आगे A1 और A2 A3। कुल आलू लिख दो, n बराबर 10। और हमारे पास यहां पर सार्वंतर निकालना पड़ेगा। देखो सार्वंतर, क्योंकि अंतिम आलू की दूरी हमें पता नहीं है यहां पर, और पता कर भी नहीं सकते इतनी जल्दी से। या तो तीनों चीजें रखेंगे, सार्वंतर D, और फिर पता करेंगे, क्योंकि हमें हमसे अंतिम आलू की दूरी मांग ही नहीं रहा। अगर कुल दूरी मांग रहा है तो वो D बराबर कितना लिख देंगे? A2 - A1। सभी जानते हैं, अब तो आपको अच्छे से आती होगी ये प्रश्नावली। और ये A2 - A1 कितना हो गया? दरअसल 16 में से 10 घटा दो, 16 में से 10 घटा देंगे तो ये बनेगा कितना? 6। D आ गया हमारे पास 6। अब हमें क्या निकालना है कि S 10 निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। क्योंकि SN का फॉर्मूला आप अच्छे से याद जानते हो, तो अभी आप मनन कर लो 1 सेकंड में। SN का फॉर्मूला कितना है, क्या होता है? तो ये होता है n/2। n 10 है, बटा में 2, सीधा लगा रहा हूं। 2 गुणा a कितना है? 10, और n फिर 10 - 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n - 1 होता है। और d कितना? 6। बस अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 5 बार चला गया, तो 5 और 10 दूनी 20 बन गया। 10 में से 1 गया 9, 9 6 नहीं 54 हो गया। और ये 54 और क्या हो जाएगा? 5 गुणा 54 और 20 क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 का 5 से गुणा करेंगे तो देखो यहां बनेगा 5 चौक 20 का 0 असल 2, और 7 5 35 और 2 37। 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अतः
प्रतिभागी को 376 मीटर दूरी तय करनी होगी। 370 मीटर दूरी के बाद ले जा भाई, बाल्टी समेत आलू ले जा, है ना। पर वो 370 मीटर दूरी तय करे बस, और वो कितने टाइम में करे वो भी डिपेंड करता है। फिर ले जा भाई आलू, तेरे आलू है सारे सारे। चलो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, बाकी करते हैं कल, और सारे प्रश्न करते रहें।